आज हम क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। और इससे पढ़ने से पहले अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या था, ये आप देख लीजिए। बाकी थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ बैकग्राउंड दे देती हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल का हमें पहले बैकग्राउंड समझना ज़रूरी होगा। हमने देखी थी अर्थ समिट हुआ था 1992 में। इसमें से 3 कन्वेंशन निकल कर आए थे। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन UNFCCC, दूसरा हमारा आया था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरा कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये 3 कन्वेंशंस थे। अब इसमें से जो UNFCCC था यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये क्या बात कर रहा था? ये बात कर रहा था कि हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको कॉम्बैट करेंगे, और मेन फोकस इसका क्या था? बाय लिमिटिंग ग्लोबल इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ग्लोबल एवरेज जो इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर का, उसको लिमिट करके हम क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करेंगे। ये उस कन्वेंशन का मेन थीम था। अब उस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स लाए गए। ठीक है, उसी को कहते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? इम्प्लीमेंटेशन काम करता है किस उस वाले कन्वेंशन का, UNFCCC का। अब ये प्रोटोकॉल कब आया था? ये आया था जब COP3 हुई थी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, थर्ड पार्टी जब हुई थी, थर्ड समिट जब हुई थी, तब ये क्योटो प्रोटोकॉल आए। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मैंने पहले भी बताया क्या है। एनुअली सारे जो लीडर्स हैं, जो मेंबर्स हैं उस कन्वेंशन के, वो मीटअप करते हैं अपना। तो जहाँ वो समिट होता है उस समिट को हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो जो तीसरा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ था, यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल अस्तित्व में आया। कब आया था? क्योटो कहाँ है? जापान में, 11 दिसंबर 1997 में, और इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2005। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके, कुछ रूल्स को लेके बहुत कन्फ्यूजन थी, जिसकी वजह से फोर्स में आने में इसको बहुत समय लग गया। फिर उसके बाद जो डिटेल इसके अंदर क्या है, डिटेल रूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटोकॉल, सॉरी, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो रूल्स हैं, वो इम्प्लीमेंट करती हैं हमारे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के कॉन्सेप्ट को। और इस प्रोटोकॉल के जो डिटेल रूल हैं वो कहाँ पर अडॉप्ट किए गए थे? वो किए गए थे COP7 में, जो कि माराकेश मोरक्को में हुई थी 2001 में, जिसको माराकेश अकॉर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था इसका कि डिटेल रूल कहाँ अडॉप्ट किए गए? COP7 में। अब इसके टाइमलाइन की बात करें तो इसने कुछ दो टाइमलाइन के बीच में काम किया था, जिसमें कुछ टारगेट सेट किए गए थे, कमिटमेंट पीरियड जिसे कहते हैं। तो जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है वो उसका टाइमलाइन था 2008 से 2012 तक। जो सेकंड हमारा कमिटमेंट पीरियड था वो चला हमारा 2013 से 20 तक। और वही बात है कि ये ऑपरेशनलाइज करता है UNFCCC को। अब ये क्या करता है? हमें जो ग्लोबल राइज हो रहा है टेम्परेचर में, इसको लिमिट करने के लिए इसने इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के ग्रीन हाउस गैस एमिशन को स्टेबलाइज करने का कमिटमेंट किया है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये मेनली फोकस करता है स्टेबलाइज करने को ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस का इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ के द्वारा। अब ये चीज़ करने के लिए ये कुछ एमिशन रिडक्शन टारगेट सेट करता है, बाइंडिंग जो होते हैं, मतलब करने ही करने हैं, मैंडेटरी हैं, ऑन 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ एंड यूरोपियन कमीशन इन फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड। ठीक है, पहले कमिटमेंट पीरियड में इतने कंट्रीज़ के ऊपर ये सारे बाइंडिंग एमिशन टारगेट्स थे। अब इसका एक फ़िलॉसफी पे ये वर्क करता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या कहता है क्योटो प्रोटोकॉल? कि हम मानते हैं कि सभी की जिम्मेदारी है, कॉमन है रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की है, लेकिन डिफरेंशिएटेड भी है, यानी हम कुछ इसमें डिफरेंशिएशन भी करेंगे। अब जो कंट्रीज़ पहले डेवलप हो गई, जिनका इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो उन्होंने तो जितने एमिशन करने थे जो पीक वाले वो किए हैं ऑलरेडी, तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है रिडक्शन भी कॉज करने में। तो ये बिलीव करता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के फिलॉसफी पर। अब ये चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ये टारगेट सेट करने की बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ पे, इसको सेट करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल के कई सारे एनेक्स होते हैं। ठीक है, कंट्रीज़ को डिफरेंट एनेक्सेस में रखा गया है। एनेक्स 1 में क्या है? इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ एंड कंट्रीज़ इन ट्रांजिशन, इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन, इन कंट्रीज़ को रखा गया है, जितने भी इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं उनको।
एनेक्स सेकेंड जो है वो इसी एनेक्स 1 का सबसेट है, जिनमें ऐसी कंट्रीज़ हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू इकोनॉमीज़ एंड ट्रांजिशन एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, ऐसी कंट्रीज़ जो कि असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी डेवलपिंग कंट्रीज़ और इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन को। अनेक्स बी कंट्रीज़ ऐसी एनेक्स 1 पार्टीज़ हैं जिनको ग्रीन हाउस गैस एमिशन टारगेट्स दिए गए हैं क्योटो प्रोटोकॉल के फर्स्ट या फिर सेकेंड राउंड के अंदर। तो ये एनेक्स बी कंट्रीज़ मेनली हैं जिनके ऊपर टारगेट सेट किए गए हैं। नॉन एनेक्स में वो सारी कंट्रीज़ आ जाएंगी जो कि एनेक्स 1 में नहीं हैं, और ज़्यादातर इनमें लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं। फिर एक और कैटेगरी है लीस्ट डेवलप कंट्रीज़। इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है, इनके ऊपर कुछ खास वो नहीं है। इसमें 49 कंट्रीज़ हैं। अब इसका ये तो कंट्रीज़ की बात हो गई 1, 2, 3 और बी। अब अनेक्स ए है जिसमें कि ग्रीन हाउस 6 ऐसी ग्रीन हाउस गैस हैं, उनको लिस्ट किया गया है जो कि ये पूरे क्लाइमेट चेंज को लेके, ग्लोबल वार्मिंग को लेके रिस्पॉन्सिबल मानी जाती हैं। कौन कौन सी हैं गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, PFCs परफ्लोरोकार्बन्स और SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये 6 ऐसी गैसेस हैं जिनको एनेक्स ए के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल में रखा गया है। अब यहाँ एनेक्स बी को हम कायदे से समझते हैं क्योंकि ये हमारे काम का है। तो एनेक्स इन इट्स एनेक्स बी द क्योटो प्रोटोकॉल सेट्स बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स for 37 industrialized countries and economies in transition and the European Union. Overall, these targets add up to an average 5% emission reduction compared to 1990 levels over 5 years period from 2008 to 2012. तो एनेक्स बी वैसी कंट्रीज़ हैं जिनको फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में 5% एमिशन रिडक्शन करना था एज़ कम्पेयर टू द 1990 लेवल्स, और इसमें 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ और इकोनॉमीज़ इन ट्रांजिशन शामिल थी। तो ये हमारा एनेक्स बी आ जाता है। उसके बाद हमारा जो सिलेबस है उसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म भी दिया गया है अलग से, जो कि इसे क्योटो प्रोटोकॉल का ही हिस्सा है। अब हमने बात की कि ये कंट्रीज़ के ऊपर कुछ टारगेट सेट करता है एमिशन रिडक्शन का। अब ये रिडक्शन कैसे होगा ना, इसके भी कई सारे मैकेनिज़्म अलग अलग बनाए गए हैं, उनको स्टडी करते हैं। उनमें से एक है ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म। पहले हम सारे मैकेनिज़्म एक बार पढ़ लेते हैं। क्योटो मैकेनिज़्म: Countries must meet their targets primarily by domestic effort, but additional measures also provided. ठीक है, हमें रिडक्शन करना है डोमेस्टिक, हम जो भी कदम उठाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, वो बात अलग है। कुछ 3 मैकेनिज़्म एडिशनल भी प्रोवाइड किए गए हैं कि जो कंट्रीज़ अपने घर मतलब डोमेस्टिकली कुछ ऐसा एफर्ट नहीं कर पाती, उनके लिए कुछ और ऑप्शंस भी रखे गए हैं, जिसमें से पहला आता है हमारा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म, सबसे ये फेमस है। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। अब जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन है, ये दोनों प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज़्म हैं, यानी ऐसे मैकेनिज़्म जहाँ पे प्रोजेक्ट्स का कुछ सेटअप हो रहा होगा, प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे। और जो तीसरा है हमारा इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, ये क्या है? ये एमिशन पे रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला कोई कदम है। पहले हम इन दोनों को पढ़ते हैं। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड इन आर्टिकल 12 ऑफ प्रोटोकॉल. इट अलाउज अ कंट्री विद एन एमिशन रिडक्शन और एमिशन लिमिटेशन कमिटमेंट अंडर क्योटो प्रोटोकॉल to implement an emission reduction project in developing countries. Such projects can earn saleable certified emission reduction credits, each equivalent to 1 ton of CO2, which can be counted towards meeting Kyoto targets. अब इसको सिंप्लीफाइड भाषा में कहें तो जो हमने एनेक्स बी कंट्रीज़ देखी थी उनके ऊपर ये मतलब बाइंडिंग चीज़ लगाता है कि आप डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अभी, उनके अंदर जाकर आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लगाइए जो कि कार्बन के रिडक्शन में कॉज करें, और आपको ऐसा करने पर कुछ क्रेडिट्स दिए जाएंगे जिसको सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट कहा गया। इसकी वैल्यू होगी, एक क्रेडिट आपको मिलेगा 1 टन ऑफ CO2 के इक्विवेलेंट। मतलब आपने अगर कोई प्रोजेक्ट लगाया है जो कि 1 टन CO2 को रिड्यूस कर रहा है तो आपको 1 CER मिलेंगे। ये हो गई CDM की बात। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन भी यही है कि आपको प्रोजेक्ट सेट करना है NXB कंट्रीज़ को, लेकिन यहाँ पर ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ये प्रोजेक्ट सेटअप ना करके किसी दूसरे ही NXB कंट्रीज़ के अंदर सेटअप करेंगे। यानी जब कोई NXB कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री में सेटअप करेगा तो उसको हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहेंगे।
एनेक्स बी कंट्री ही किसी दूसरी एनेक्स बी कंट्री के अंदर प्रोजेक्ट सेटअप करेगा तो हम इसको जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन कहेंगे। यही इन दोनों मैकेनिज्म के बीच का अंतर है। और यहाँ पर हमें सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट रिडक्शन क्रेडिट्स मिल रहे थे जो कि 1 टन CO2 के इक्विवेलेंट थे। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमें एमिशन रिडक्शन यूनिट मिलेंगे। उसके बाद हमने देखा इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। यहाँ पे बात हो रही है एमिशन को रिस्ट्रिक्ट करने की। इसके भी फर्दर दो हमारे मैकेनिज्म आ जाते हैं। पहला क्या है, एमिशन ट्रेडिंग या फिर जिसे हम कैप एंड ट्रेड भी कहते हैं। दूसरा है हमारा ऑफसेट ट्रेडिंग या कार्बन प्रोजेक्ट। एमिशन ट्रेडिंग या कैप एंड ट्रेड क्या होता है, इट कमिट्स एनेक्स 1 पार्टीज टू रिड्यूस सर्टेन अमाउंट ऑफ एमिशन परमिटेड टू एमिट रिमेनिंग अमाउंट। वही उनके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन सेट कर रहे हैं कि आप इतना अमाउंट ऑफ CO2 एमिट कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। अब इसको भी यूनिट में डिवाइड किया गया है। हर यूनिट जो आपको दिया जाएगा वो आपको एक राइट देता है कि आप 1 मेट्रिक टन ऑफ CO2 एमिट कर सकते हो। ठीक है, कुछ यूनिट्स दी जाएंगी आपको, उतने ही यूनिट आपको कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यानी कि एमिशन करना है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। अब यहाँ दूसरे में क्या है, ऑफसेट ट्रेडिंग या कार्बन प्रोजेक्ट। कार्बन क्रेडिट अर्नड बाय इन्वेस्टिंग इन सच कार्बन प्रोजेक्ट्स विच विल एमिट लेसर अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस इन एटमॉस्फेयर। ऑफसेट ट्रेडिंग क्या करता है, ऐसे आप कोई प्रोजेक्ट्स जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो जो कि ग्रीन हाउस गैस लेस एमिट करेगा तो आपको कुछ कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हमने देखा प्रोजेक्ट बेस था जिसमें हम कोई प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर या फिर किसी दूसरे ही एनेक्स बी कंट्री के अंदर। यहाँ पर क्या है, रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं खुद की कंट्री के अंदर, जिसमें हम कंट्रीज़ को कुछ यूनिट्स दे रहे हैं कि आप इतने यूनिट एमिट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कार्बन ट्रेडिंग, ऑफसेट ट्रेडिंग, इसमें क्या है, कार्बन क्रेडिट आप अर्न करेंगे अगर आप अपने यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है। और आप इन जो क्रेडिट्स हैं इनको ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कुछ यूनिट दिए गए हैं कार्बन एमिशन के लिए, आपने उतने 10 दिए गए हैं यूनिट, आपने 8 ही खर्च किए हैं, 2 यूनिट आपके पास एक्स्ट्रा बचे हैं, तो आप किसी ऐसे कंट्री को ये सेल कर सकते हो जिसके पास जिन्होंने एक्सीड कर दिया है, जिसको 10 करने थे लेकिन 12 कर दिया है, तो आप 2 यूनिट ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये भी सिस्टम है। उसके बाद हमारे क्योटो प्रोटोकॉल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड करने के लिए अडेप्टेशन फंड इस्टेब्लिश किया गया था टू फाइनेंस अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स in developing countries that are parties to the Kyoto Protocol. In the first commitment period, the fund was financed mainly with a share of proceeds from CDM project activities. In Doha in 2012, it was decided that for the second commitment period, international emission trading and joint implementation would also provide the adaptation fund with a 2% share of proceeds. यानी कि पहले इसमें जब सेटअप हुआ था तब जो इसमें फ़ंड आता था वो मेनली CDM प्रोजेक्ट से आता था, लेकिन दोहा में जो सबमिट हुई थी 2012 में, उसके बाद से जो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड था वहाँ पे जो इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग हो रही है और जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका भी कुछ हिस्सा 2% ऑफ प्रोसीड जाएगा हमारे अडेप्टेशन फंड में। तो ये था सारा डिटेल क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में।